सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेजरमेंट के चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं। उसमें 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ और टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं कि हाँ ये क्या क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे कि हाँ ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कि टाइप्स ऑफ टॉर्क, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो टाइप्स ऑफ टॉर्क होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये कब कब यूज किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो चलिए देखिए। अब देखिए, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता हो जाए। देखिए इंस्ट्रूमेंट, अब एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो हमारा एक मैकेनिकल में भी दिखेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी दिखेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तीनों चीज़ में दिखते हैं। तो हालांकि हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल में अगर हम इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो हमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो सेकेंडरी डायरेक्ट में हमारा होता है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल इंस्ट्रूमेंट, 2 पार्ट में बटे होते हैं। आफ्टर दैट अब डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें 3 चीज पढ़ना है, जो कि है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ये आप एक फ्लो आप देख लीजिए कि हाँ इलेक्ट्रिकल, फिर एब्सोल्यूट, सेकेंडरी, एनालॉग, डिजिटल, डिफ्लेक्टिंग, नल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हमने 5 चीज लिखा है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, मतलब ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में ये इनमें से जरूर क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या लिखा है, देखिए, यह दी गई राशि को डिफ्लेक्शन द्वारा अपने स्थिरांक तथा सुई से सीधे नाप देता है। ठीक है, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इस तरह का होता है, जो कि एक सीधे, मतलब डिफ्लेक्शन होता है ना, तो तुरंत उसको एक टॉर्क मिला डिफ्लेक्शन, तो उसके साथ ये सीधे नाप देता है। और इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता इसको नहीं होती है। नो नीड टू कंपेयर विथ अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ग्रेट। और इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। चलिए, और इसकी एक ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट, एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट एक हो गया एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या होते हैं, इसमें एक स्केल बनी होती है। ठीक है, इसमें एक स्केल बनी होगी, कुछ ऐसी स्केल बनी होगी इसमें। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, सपोज ऐसे ही स्केल एक बनी होगी। ठीक है, यहां पे एक इसको पॉइंटर मिलेगा और ये कुछ इस तरह से ये पॉइंटर हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा सही है। चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पे है हमारा 0, ठीक है, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70 इस टाइप से इसका इंडिकेशन है। तो ये क्या करता है कि जिस पर पॉइंटर किसी भी राशि को नापता है, ठीक है। अब आप अगर ये तो एक तरह से डायल दिख रहा है बाइक की तरह, अब आप जब बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो ये जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा तो ये एक हमें पॉइंटर हमें बता रहा है कि हाँ यहाँ जाना है। तो ये 30 पे चला रहा होगा तो हमें 30 इंडिकेट करेगा कि ये 30 पे है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर किसी भी राशि को नापता है। अब ये आपका चाहे तो आप ये वोल्ट मीटर में हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर में, आपका एमीटर में हो जाएगा, यही सेम चीज, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये हमारा वोल्ट मीटर या एमीटर में या किसी भी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में होगा। अब इसका जो ये पॉइंटर होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो बना होता है ये हमारा क्या चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम का। क्या चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम का, ठीक है। अब इसका जो मतलब इसको क्यों यूज किया जाता है? एल्युमिनियम ही आखिर क्यों यूज किया जाता है? तो एल्युमिनियम के लिए इसकी ये काफ़ी हल्का होता है, वजन इसका जो वेट होगा, ठीक है, वेट काफ़ी हल्का होगा, ठीक, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। प्लस इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी लगभग 2.78 ग्राम पर सीसी, शायद इतनी होती है। अगर आपको मतलब ऊपर नीचे अगर हो जाए तो देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ इतनी होती है, ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। नाउ कम टू द इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडिकेटिंग आपको ठीक है, तो इंडिकेटिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग इन तीनों नाम से भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होता है ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक स्केल यूज किया जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है, और यह तथा नापने वाली राशि के अनुसार पॉइंटर स्केल पर मान दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे ये है, सपोज करिए, जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे गाड़ी की, वैसे वैसे पॉइंटर एक स्केल पे मान दर्शाएगा, ठीक, ये हो गया। प्लस आप लोग के घर में बिजली का मीटर होगा, ठीक है, डिजिटल है वो, किसी किसी के यहाँ एनालॉग मीटर होता है, ठीक है। तो एक वोल्ट मीटर, एक हमारा अमीटर, तो इन दोनों में एक पॉइंटर लगा होता है। आप पुरानी वाली जो आपके मीटर होंगे उसमें आप देखे होंगे, तो जैसे जैसे करंट का फ्लो होता है उस हिसाब से वो एक पॉइंटर पे अपना मान दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आता है वो इंडिकेटिंग, मतलब एक इंडिकेट, सुई से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग में, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल होता है इंडिकेटिंग का, वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वॉट मीटर, ग्रेट। चलिए, अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित समय में किसी भी राशि के मान को नाप लेते हैं, मतलब ये एक निश्चित समय अपना देखते हैं और उस राशि को ये नाप लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से ये अपना हमारा इंडिकेट करेगा। ये क्या करेगा, एक निश्चित समय में वो नाप देगा, जैसे एनर्जी को नापेगा, ठीक है, एम्पियर आवर मीटर और किलोवाट आवर मीटर, ठीक है। इस तरह से ये इसका एग्जांपल हो गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की आप अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो पॉइंटर और आप स्केल की बात कर रहे हैं ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एक पेन रहेगा और एक ग्राफ रहेगा, जिसमें
जैसे जैसे अप एंड डाउन हमारा एक राशि ये बता सकता है कि किसी राशि किसी भी निश्चित समय पर किसी राशि का मान कैसे बदल रहा है, मतलब अप एंड डाउन कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे आप टेस्ट कराते हैं, ठीक है, चेकअप कराते हैं हार्ट का, ठीक है, तो उसमें जो ग्राफ बनता है उसको आप देखे होंगे, एक पेन पे ग्राफ बनता है। ठीक, अगर आप सांस की चेकअप कराएंगे तो उसमें भी एक ग्राफ बनेगा पेन पे, कुछ इस तरह से। देखिए, ये सपोज एक पेन है, पेपर है, ठीक है, तो इस पे कुछ ऐसे ऐसे ना ग्राफ बनता रहेगा पेन से। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका रिकॉर्डिंग, मतलब ये पूरा आपको एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहा है कि आपका कैसे अप हो रहा है, कैसे डाउन हो रहा है उस राशि को। ठीक है, जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है तो हार्ट बीट भी आपका रिकॉर्ड करता है कि हाँ अप हो रही है, डाउन हो रही है, उस हिसाब से चलता है। तो ये हमारा जो होता है ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के तीनों पार्ट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर 3 टाइप के टॉर्क भी होंगे। ठीक है, टॉर्क आप लोग समझ रहे होंगे कि टॉर्क किस चीज को कहा जाता है। अब जैसे ये एक सुई है, ये एल्युमिनियम की सुई है, ये रुकी हुई है। अब इसको यहां से इसको ढकेलने के लिए इसको एक टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये टॉर्क क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो वो जो टॉर्क है उसमें सबसे पहला जो टॉर्क होता है, ठीक है, जो फर्स्ट टॉर्क होता है वो हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकंड होता है, अब ये डिफ्लेक्ट हो गया, आगे बढ़ गया, अब इसको कंट्रोल करना है कि ये कहां जाएगा। अगर इसको 30 और 40 पे आना है तो ये तो डिफ्लेक्ट कर गया तो आगे भाग जाएगा सीधे, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, सीधे 70 पे जाएगा, 0 से स्टार्ट, सीधे जो लास्ट पॉइंट होगा। अब इसको ये कैसे रोकेगा, तो इसके लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क लेके चलते हैं। एक होता है हमारा फिर दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब ये कंट्रोल तो इसको कर दिया, अब ये इधर भेज रहा है पर कंट्रोल इसको इधर भेज रहा है, मतलब अब ये हिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हिलने से बचाने के लिए जो इसके अंदर वाइब्रेशन है उससे इसको बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, अब ये जो वाइब्रेट कर रहा है इससे बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, ये 3 टॉर्क्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो चलिए अब इन तीनों टॉर्क के बारे में भी हम जानते हैं कि आखिर ये क्या क्या होते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद अस। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को बिल्कुल देख पाए। सो चलिए, ओके, इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टॉर्क, जैसा कि आपको भी मैंने बोला कि हमें 3 तरह के टॉर्क मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड होता है कंट्रोलिंग टॉर्क एंड लास्ट वन इज डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो यह उस राशि के समानुपाती होता है जिस पर हम नापना चाहते हैं। जैसे अगर वोल्ट मीटर नापना है तो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके, वोल्टेज के बदलने से बदलता है। ठीक है, अगर वोल्टेज आया तो जो पॉइंटर था वो बताया, क्या बताया, मान। ग्रेट। करंट आया, किसकी वजह से आया, जिसकी भी वजह से आया हो, पॉइंटर दौड़ा करंट की वजह से, तो वो होता है डिफ्लेक्टिंग, मतलब वो भागा तुरंत। तो क्या बोल दिया, जिस राशि को नापना है उस राशि के समानुपाती होता है।
और जैसे ही वोल्टमीटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वोल्टेज के बदलने से बदलता है, जिसको मान रहे हैं वो बदलेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पॉइंटर को भगा दिया, 0 से हमने चला दिया। अब 0 से वो कहाँ रुकेगा? इसको कौन रुकेगा? तो इसके जस्ट अपोजिट जो काम करेगा वो हमारा करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोल क्या करेगा? ये पॉइंटर था, ये डिफ्लेक्शन मिला इसको, ये इधर गया। अब इसको जो कंट्रोल है वो कंट्रोल इधर भेजेगा, और कंट्रोल का काम होता है कि वो उसको 0 पॉइंट पे भी भेज सकता है। तो इधर से डिफ्लेक्टिंग इधर से भेज रहा है, कंट्रोलिंग इधर भेज रहा है, तो ये बीच में आ जाएगा और ये ऐसे 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 होता रहेगा। तो कंट्रोलिंग का क्या होता है? यह हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है और यह पॉइंटर को 0 पोजीशन में लाता है। और यदि कंट्रोलिंग टॉर्क ना हो तो पॉइंटर फुल स्केल के मान पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब 0 है, 0 से 30 है या 180 है, तो वो 0 से सीधे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जाएगा हमारा 120 130 जो भी उसका फुल स्केल मेजरमेंट होगा। फिर उसके बाद अगर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा तभी जो उसका मान है वो एकदम सही बताएगा। अगर 30 पे है तो उसका मान 30 पे आ जाएगा और 30 पे आके ऐसे 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 वाइब्रेट भी करता रहेगा। ठीक है, अब ये वाइब्रेट जो करेगा इसको रोकेगा हमारा, कौन रोकेगा? डैंपिंग टॉर्क। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क कितने टाइप्स के होते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं हमारे, पहला होता है सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग में हमारे इसमें 2 फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग यूज होते हैं और फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कम होता है। क्या होता है? इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत नहीं कहेंगे, हाँ कम होते हैं, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड लास्ट वन इज ग्रेविटी कंट्रोल, जो कि हमारा ग्रेविटी की वजह से होता है। यह विधि सिर्फ वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही लागू होती है और यह कीमत में कम होते हैं और इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब तापमान चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, नो इफेक्ट। यह अधिक समय तक कार्य कर सकता है। यह यूनिफॉर्म स्केल के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, सिल्क थ्रेड, स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि 2 फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग यूज होते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि हमें ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो है वो पॉइंटर को कंट्रोल करेगा। जो हमें डिफ्लेक्टिंग मिलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये 3 चीज है जो कि बहुत ही यूजफुल है डिफ्लेक्टिंग को सही मान तक पहुंचाने के लिए पॉइंटर को। ठीक है, अब आइए हम डैंपिंग टॉर्क देखते हैं कि व्हाट इज डैंपिंग टॉर्क। तो देखिए चलते हैं हम लोग थर्ड पे, जो है ये डैंपिंग टॉर्क। अब डैंपिंग टॉर्क का आपको हमने बताया था कि जब कंट्रोलिंग और हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दोनों जब आपस में एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो बीच में आकर के जिस मान पे उनको आना होता है, मान लीजिए 30 के वैल्यू पे आना है, तो वो वहां पे आके जस्ट फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो उस फ्लक्चुएशन को स्थिर करने के लिए हम यूज करते हैं डैंपिंग टॉर्क। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या लिख रखा है, डैंपिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर तेजी से अपनी फाइनल अवस्था में आता है और यह पॉइंटर में फ्लक्चुएशन को भी कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अब डैंपिंग टॉर्क भी हमारा 3 तरह का है, 1 2 3। अब इन 3 में है हमारा एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब एयर फ्रिक्शन डैंपिंग क्या है, आप यहां पे स्केल से देख सकते हैं कि
यहाँ पे एयर है और ये एक स्केल है और एक पॉइंटर है, ठीक है। जब इसको टॉर्क मिलेगा डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, तो इस एयर डैम्पिंग की वजह से ये जो स्केल है वो एक स्थिर अवस्था में आएगा, ठीक है। तो ये एयर फ्रिक्शन है, एयर के फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ये पॉइंटर को रोकेगा, बट ये बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। ये कम यूज होता है, ठीक। अब एडी करंट में आइए। अब एडी करंट में क्या होता है, एडी करंट डैम्पिंग में, कि इसमें एक डिस्क लगी होती है, एल्युमिनियम डिस्क, और एक परमानेंट मैग्नेट होता है उसके ऊपर लगा होता है, और धीरे धीरे वो उसको डैम्पिंग मतलब रोकता है। और यही जो होती है ये सबसे सर्वोत्तम विधि है। अगर आपके घरों में, पुराने घरों में एनर्जी मीटर आप देखे होंगे या गैल्वेनोमीटर एनर्जी मीटर देखे होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक एल्युमिनियम की डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती है और वो एक एनर्जी मीटर में ही होती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्केल है वो धीरे धीरे अपने पॉइंट पे बना रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये सभी लोगों ने देखा होगा, इवन जितने भी आप लोग देख रहे हैं हमारे टाइम में, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आज ना हमारा डिजिटल मीटर आ गया है, डिजिटल मीटर के पहले ये हमारा एल्युमिनियम डिस्क वाला एडी करंट वाला भी चलता था, और ये सबसे सर्वोत्तम विधि है डैम्पिंग को यूज करने के लिए, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन में यहाँ पे फ्लूइड है, इसके साथ ये अपना जो पॉइंटर है वो सही पॉइंट हमारा मेजर करता है। इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी जितना अधिक होगा उतना ही इसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर इन यंत्रों में उपयोग नहीं किया जाता। ग्रेट। तो देख लीजिए आप लोग, इतना हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज पीएमएमसी, द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारा पीएमएमसी का एक फिगर, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, दो मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ हमारा फ्लक्स, दैट इज B, एंड हियर इज द पॉइंटर, एंड वी हैव अ टू स्प्रिंग जो कि है एक फास्फोरस ब्रॉन्ज का, ठीक है। यहां से हमने एक वोल्टेज को जोड़ा हुआ है, एक सोर्स को जोड़ा है स्प्रिंग के बाहरी छोर से, ठीक है। यहां से हमारा जो है वो पॉइंटर लगा हुआ है जो हमारा बताएगा, और ये हमारा एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पीएमएमसी का, ठीक है। अब पीएमएमसी में क्या है कि इसका हमने एक डी ले लिया है, इसका एल ले लिया, डायमीटर एल ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NBAI, जहां पे B है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, N है कॉइल में टर्नों की संख्या, और A है हमारा L/D कॉइल का क्षेत्रफल, I है हमारा धारा, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया डिफ्लेक्टिंग, मतलब जब हमारा टॉर्क दिया जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये सुई आगे बढ़ेगी। अब इसको रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा किससे मिल रहा है, इसको स्प्रिंग से मिल रहा है जो कि हमारा फास्फोरस ब्रॉन्ज की है, और स्प्रिंग से उत्पन्न होने पे जो TC है वो हमारा K थीटा के बराबर हो जाएगी। K क्या है, स्प्रिंग का नियतांक या कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा जो है ये एक जो एंगल बन रहा है डिफ्लेक्टिंग की वजह से वो है हमारा थीटा, तो ये है हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग एंगल जब होने पे, अब क्या हमने बताया था आपको कि
डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारी वैल्यू तभी मिलेगी जब दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो जब हम इसको इक्वल करते हैं तो टी सी इक्वल टू टी डी हो गया, तो टी सी क्या है, के थीटा है, और टी डी क्या है, एन बी ए आई। इसके बाद जब हम निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू एन बी ए आई, और यहीं पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा थीटा है वो हो जाएगा हमारा करंट के समानुपाती। ठीक है, तो यह इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो हमारा पीएमएमसी है यह औसत मान को नापता है, एवरेज वैल्यू को नापेगा, और इसमें जो एडी करंट डैम्पिंग है वो यूज की जाती है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था डिस्क वाला वो होता है एडी करंट डैम्पिंग, तो वो यूज की जाती है। यह केवल डीसी सप्लाई पे ही कार्य करेगा, एसी पे सप्लाई नहीं करेगा। अगर इसको साइनसोडियल शुद्ध साइनसोडियल वेव को नापना होगा, ठीक है, तो ये उसको शून्य रीडिंग देगा। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को पीएमएमसी से नापने पर IM बाई पाई और VM बाई पाई वैल्यू देगा, और यही अगर इसको फुल वेव पे नापना होगा तो जो आउटपुट देगा 2IM अपॉन पाई एंड 2VM अपॉन पाई होगा, ये हमारा फुल वेव पे। और जब इसको शुद्ध साइनोसोडियल पे नापना होगा तो ये हमें जो रीडिंग देगा वो हमें 0 देगा। और अगर आपको ये जानना है कि अगर ये स्प्रिंग हमारी टूट जाती है तो क्या होगा, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि जो ये वैल्यू हमारी करंट यहाँ से दौड़ रही है वो हमारी स्प्रिंग के बाहर से दौड़ रही है, तो स्प्रिंग के टूटने पे हमें जो वैल्यू की रीडिंग आएगी वो हमारी 0 आएगी। ठीक है, तो आपको इसको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो यार बनता है। ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू है मान लीजिए I इज इक्वल टू I0 प्लस IM साइन ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। अब इस टाइम में अगर पीएमएमसी से आप नापेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी I0। ठीक है, जैसा कि आप लोग हमने बताया कि ये केवल डीसी पे काम करेगा। अगर एसी पे आप इसको सप्लाई दे देते हैं, और एसी का सप्लाई आपको पता है कि एसी सप्लाई कुछ ऐसे साइनोसॉइडल वेव में होती है, अगर ये सप्लाई आप इसको दे दिए तो इसके बाद इसकी जो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये केवल डीसी पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए अब पीएमएमसी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, टीडी हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड दिस इज कंट्रोलिंग। और ये हमें बराबर तब होगा जब डैम्पिंग के टाइम में इसको हमें बराबर करना होगा, तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, और थीटा जो होता है वो आई के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए इसके अब आप लाभ देख लीजिए कि लाभ क्या क्या होंगे पीएमएमसी के। ठीक है, इसकी क्या क्या हानियां होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज इट्स एडवांटेज एंड व्हाट इज इट्स लॉसेस, लाभ एंड हानि। ठीक है, तो लाभ क्या होगा इसका कि ये एक यूनिफॉर्म स्केल पे काम करेगा, और इसको समान भागों में बांट दिया जाता है। जो इसका स्केल होगा वो एक समान भाग में बटा हुआ रहेगा। ये इसमें जो यूज होती है वो होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग, जो कि सबसे सर्वोत्तम डैम्पिंग आपको भी इसके पहले हमने बताया था, तो ये इसका लाभ है। ठीक है, डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है, इसमें जो टॉर्क होता है वो इसको अच्छा मिल जाता है इसमें।
ठीक है। और इसमें इसके यूज करके हम वोल्ट मीटर या एमीटर बनाया जा सकता है और इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो शक्ति व्यय होगा वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, कम होता है। इसमें टॉर्क और वजन का अनुपात कम होता है, जिसकी वजह से इसकी घर्षण त्रुटि, घर्षण एरर जो होता है वो भी कम होता है। और नो हिस्टेरिसिस लॉस अधिक होता है। टॉर्क और वजन का अनुपात कम होने की वजह से त्रुटि कम होने की वजह से इसमें घर्षण एरर कम होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है वो भी कम होगा। इसकी हानियां क्या होंगी? ये बहुत ही कॉस्टली होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा। अगर हल्का सा भी इसको टेम्परेचर या कुछ भी हवा का झोंका आया तो हल्का सा धीरे से ये बिगड़ गया इसका हर कुछ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिव होगा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा। प्लस ये केवल डीसी पे वर्क करता है, एसी पे ये रीडिंग 0 देता है, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले सुना। और इसके अंदर टेम्परेचर एरर आता है और घर्षण एरर भी आ जाता है। तो इसीलिए ये सब इसकी लॉसेस हैं, इसकी हानियां हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोगों ने पीएमएमसी के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले में चलेंगे तो देखते हैं कि और आगे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और कुछ अलग चैप्टर भी मैं अब स्टार्ट कर दूंगा। तो पीएमएमसी में आज के जो बेस्ट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।